हाय ऑल, वेलकम टू ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2020 में पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में इन्वायरमेंट कवर किया था। इस तरह करके हम लोग सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको सॉल्व करना क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और इनको सॉल्व करने से नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करने वाले लोगों को समझ में आएगा कि आपको प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आधार मेटा डाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर मोर देन 3 months. State cannot enter into any contract with private corporations for sharing of Aadhaar. Third, Aadhaar is mandatory for obtaining insurance products. Fourth, Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of the Consolidated Fund of India. अब आधार पे काफ़ी डिस्कशन कई टाइम से चल रहा है। इसको चैलेंज भी किया गया था और जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके बेसिस पे आधार का डाटा 6 मंथ से ज़्यादा नहीं स्टोर किया जा सकता। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसी तरह से कोई भी प्राइवेट कंपनी आधार का डाटा नहीं यूज कर सकती विदाउट कंसेंट। सो स्टेट कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशंस फॉर शेयरिंग ऑफ आधार। दिस इज करेक्ट। थर्ड, आधार इज मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। यहाँ पे थोड़ा डाउट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी स्ट्राइक कर दिया था नॉट मैंडेटरी, लेकिन इंश्योरेंस रेगुलेटरी कहती है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आधार जरूरी है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट अगर सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कंसिडर किया जाए तो ये भी करेक्ट नहीं है। फोर्थ, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 7 को अपहेल्ड किया था आधार एक्ट को, जिसमें कि गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स देती है, जो जिसके पैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, उसके लिए आधार मैंडेटरी होगा। सो सुप्रीम कोर्ट इसको अपहेल्ड किया था। सो 4 इज करेक्ट। आंसर विल बी 2 and 4 only. Second question, Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha in the matter of creating new all India services. अब इसमें राज्यसभा को ज़्यादा पावर होती है लोकसभा में। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसमें राज्यसभा के पास लोकसभा से ज़्यादा पावर है। राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास कर सकती है आर्टिकल 312 के अकॉर्डिंग और एक न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है। तो ये नहीं होगा। अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इक्वल पावर होता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, तो यहाँ पे इक्वल पावर्स है। रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैसे रिमूव होती है? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है एंड वी नो दैट कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। सो यहाँ भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। मेकिंग कट मोशंस भी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस या पास किए जाते हैं। सो यहाँ भी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है। इक्वल पावर्स केवल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर इज बी। क्वेश्चन कितना भी इजी हो, सारे ऑप्शंस देखे बिना कभी भी उसको मार्क ना करें आप। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एमपी लैट्स के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? फर्स्ट, एमपी लैट्स funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. ये correct है? A specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST population. This is also correct. MP LADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. ये correct नहीं है क्योंकि MP LADS fund जो है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिलीज कर दिया जाता है और जो फंड्स बच जाते हैं साल के एंड में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। सो दिस इज नॉट करेक्ट। द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल वर्क्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। ये करेक्ट है। आंसर होगा 1, 2 and 4 only, डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज ए फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? ये किस आर्टिकल के अंदर आता है? अंडर आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और आर्टिकल 17 किसके अंडर आता है? आर्टिकल 14 to 18 कवर होता है राइट टू इक्वालिटी। सो आंसर होगा राइट टू इक्वालिटी, डी। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट करने की बात कहाँ की गई है? ऑप्शन से प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, द 7th शेड्यूल एंड द कन्वेंशनल प्रैक्टिस, डी।
तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 50 में सेपरेट करने की बात की गई है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सीआरपीसी कोड में प्रोविजन लाया गया है सेपरेटिंग जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। सो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by, किसके द्वारा मैंडेटेड है ये मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट? आंसर है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। आंसर डी। नेक्स्ट, A constitutional government by definition is a, constitutional government क्या है? जो constitution के बेसिस पे चलती है, लॉ फॉलो करती है, रूल ऑफ लॉ पे चलती है। ऑप्शंस दिया हुआ है, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, ये फुली नहीं डिफाइन करता कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट को। पॉपुलर गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट मीन्स जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, लोगों के द्वारा चुन के आई होती है, लेकिन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट डिफाइन नहीं करता। मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, बहुत सारी पार्टी मिलकर जो गवर्नमेंट बनाती है, ये भी डिफाइन नहीं करता। लिमिटेड गवर्नमेंट, ये होगा आंसर, क्योंकि लिमिटेड गवर्नमेंट जो है यानी कि ये लिमिटेड है बाय रूल ऑफ लॉ, बाय कॉन्स्टिट्यूशनल। सो ए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट। नेक्स्ट, अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का पास हुआ था 1948 में, और इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसको एसिमिलेट किया गया फंडामेंटल राइट्स में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट इसको रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर इस पे हम लोग फोकस करें तो प्रिएम्बल भी ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस को रिफ्लेक्ट करता है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी है प्रिएम्बल में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी तो होगा ही, इवन फंडामेंटल ड्यूटीज भी रिफ्लेक्ट करता है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्रोविजंस को। ये क्वेश्चन डिबेटेबल है, बट मैक्सिमम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आंसर 1, 2, 3 ही मार्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in the government. parliamentary system of government क्या है? जहाँ पे गवर्नमेंट चुन करके आती है और पार्लियामेंट वहाँ से फिर गवर्नमेंट को चुनती है, मतलब वहाँ से प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो एमपीज चुन के आते हैं, वो उसी में से जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। दैट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जवाबदेही होती है, चेक्स एंड बैलेंस होता है ना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। तो गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। यस, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके रिमूव किया जा सकता है। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, बट उनको डायरेक्टली पीपल रिमूव नहीं कर सकते, सो दिस इज नॉट करेक्ट। द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स टर्म। नॉट चोजन, एक्चुअली में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वही गवर्नमेंट बनाती है, तो एक तरह से पीपल इलेक्ट करते हैं, और इनको रिमूव किया जा सकता है बिफोर कंप्लीशन ऑफ द फिक्स टर्म। सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट? आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट कौन डिक्लेयर करता है? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने बहुत सारी लिमिटेशंस थी, हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी एक वेलफेयर स्टेट बनाना था। उद्देश्य ये था कि एक वेलफेयर स्टेट बने। इसके लिए डायरेक्ट राइट्स देने से काफ़ी मुश्किलें पैदा हो सकती थी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होता है। तो इसको लाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, जो कि एक तरह से स्टेट के लिए डायरेक्टिव था कि वो किस तरह से वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करे, एक तरह से इकोनॉमिक फ्रीडम हो लोगों के पास। तो दिस वाज ब्रॉट थ्रू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज provide free legal services to which of the following types of citizens? हर एक स्टेट अपना डिटरमाइन करती है कि किसको फ्री लीगल एड मिलेगा। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज
The person with annual income of less than rupees 1 lakh, true. Transgender with annual income of less than rupees 2 lakh, true. Members of other backward classes with an annual income of less than rupees 3 lakh, ये करेक्ट नहीं है. ऑल सीनियर सिटीजन, ये भी करेक्ट नहीं है. सीनियर सिटीजन जो ओबीसी से या फिर जनरल से बिलोंग करते हैं उनको नहीं है ये सुविधा. सो आंसर विल बी 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट, नंबरिंग यहाँ थोड़ी गलत हो गई है. क्वेश्चन नंबर 12 होगा ये. वन कॉमन अग्रीमेंट बिटवीन गांधीज्म एंड मार्क्सिज्म इज. गांधीज्म और मार्क्सिज्म के बीच में एक कॉमन अग्रीमेंट क्या है? द फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, ये करेक्ट है. दोनों ही एक स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं. राम राज्य, इसलिए गांधी जी को एनार्किस्ट भी कहते हैं. क्लास स्ट्रगल, नो, ये मार्क्सिस्ट व्यू है. एबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये मार्क्सिज्म को बिलोंग करता है. इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, ये भी मार्क्सिस्ट थ्योरी है. सो द आंसर विल बी ए, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, जहाँ पर स्टेट की ज़रूरत नहीं हो. गांधी जी के अकॉर्डिंग एक टाइम ऐसा आए जहाँ पे सब लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, जिसको जितनी ज़रूरत है वो मिल रहा है, तो क्राइम नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे स्टेट की ज़रूरत नहीं होगी. नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक अप्रोप्रिएट फॉर ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी क्या करती है इंडिया में? एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी ऐसा कुछ नहीं करती, वो सिंपली रूल फॉलो करती है. एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, ये भी नहीं कहा जा सकता. An agency for facilitating political stability and economic growth. This is also not correct. An agency for the implementation of public policy. Yes, bureaucracy का मेन काम इंडिया में यही है कि वो पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है. नेक्स्ट, द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ. ये क्वेश्चन क्यों आया? ये डिबेट कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है फाइनली डिसाइड हुआ था केशव नंदा भारती केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा था कि इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स. यानी कि अगर आपने ये क्वेश्चन इजी समझ के ये लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा कि इसका लीगल इफेक्ट नहीं है, बट इसको यूज किया जा सकता है दूसरे पार्ट को इंटरप्रेट करने में. सो इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स. यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, दूसरे पार्ट्स को इंटरप्रेट करने में, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, फंडामेंटल राइट्स को इंटरप्रेट करने में ये हमें काफ़ी मदद करता है. तो आंसर विल बी डी. नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. पार्ट 4 क्या है? पार्ट 4 एक्चुअली में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 में कंटेन्ड है, और हमें पता है कि ये इन्फोर्स नहीं किया जा सकता इसको किसी कोर्ट में. इट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड. ये एक डायरेक्टिव है कि स्टेट को किस तरह से चलना है. तो they shall be enforceable by courts, no. They shall not be enforceable by any court, true. The principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state, correct. So the answer will be 2 and 3 only. Question number 17, consider the following statements. According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he or she is not a member of that state. Now there is a provision that even if a person is not a member of the parliament or member of the state legislative assembly, he or she can become minister in a state. बट उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज वही सारी होती हैं जो कि एमपी या एमएलए बनने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होती हैं. जैसे 25 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, लेकिन वोटिंग करने के लिए तो सिर्फ 18 ईयर्स की ज़रूरत होती है. सो दिस इज नॉट करेक्ट. Second statement, according to the Representation of People Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. इस एक्ट के अकॉर्डिंग जब कोई पर्सन 2 ईयर्स के लिए कन्विक्ट हो जाते हैं, नॉट 5 ईयर्स, तो उनको 6 ईयर्स के लिए बैन कर दिया जाता है, not permanently. So this is also not correct. So the answer will be neither 1 nor 2. D. Finally, consider the following statements. The President of India can summon a session of the Parliament at such places as he or she
thinks fit. ये करेक्ट है. पार्लियामेंट कहीं भी किसी भी टाइम में समन कर सकते हैं सेशन. नेक्स्ट, the Constitution of India provides for 3 sessions of the parliament in year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. By convention 3 sessions होते हैं. So this is not correct. There is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. ये correct है. Minimum number of days नहीं defined है. So the answer will be 1 and 3 only. तो ये थे हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो भी नेक्स्ट ईयर अपीयर करेंगे वो इस वीडियो को ज़रूर देखें. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ज्योग्राफी कवर करेंगे और हिस्ट्री एज वेल एज कल्चर भी कवर करने की कोशिश करेंगे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव ए नाइस डे.